वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सब लोग? सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको। सबसे पहले सबको गुड इवनिंग, मेरी तरफ से आप सबको गुड इवनिंग। तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करो और शेयर करो। चलिए मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, बहुत सारा गुड इवनिंग हो गया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, चलो तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला चैप्टर चल रहा है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू। इंपॉर्टेंट सेशन कल भी था, लेकिन आज का जो सेशन है यहां से प्रोबेबिलिटी ऐसा समझ लो, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर है उसमें अगर आप 100% चैप्टर को बोलते हो तो आपका 90% जो प्रोबेबिलिटी होती है, 90 से 95% जो आपकी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस की, वो कहां से है? जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वहां से, या तो जो कल या परसों टॉपिक पढ़ने वाले वहां से। जो हमारे सीआर इक्वेशंस होते हैं, सीआर इक्वेशंस वाला टॉपिक, या तो कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम या कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, वहां से ही 90 to 95% प्रोबेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्वेश्चंस आने की। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। तो देखते हैं, चलिए। हाँ, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। बिल्कुल, तो आइए शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो आज हम पढ़ने वाले सीआर इक्वेशंस 1.6, 1.9, 1.10 नहीं बना, तो जिसका नहीं बना, ये तीनों के तीनों डाउट्स ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में हमने सॉल्व कर दिए हैं। वहां पे स्टूडेंट्स ने आपस में ही सॉल्व कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, इसलिए नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां पे जाइए टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे अपने डाउट्स डालिए और आप देखेंगे कि वहां पे ऑलरेडी ये 6, 9, 10 क्लियर हो चुका है। और 6, 9, 10 में शायद एक क्वेश्चन रॉन्ग था, वो मैंने फिर से करेक्टेड क्वेश्चन ग्रुप में पोस्ट कर दिया था। ओके, आज गुड आफ्टरनून वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, आज एलियन लोग यहाँ पे नहीं है, दूसरी दुनिया वाले, आज सब यहीं पे हैं, पृथ्वी के ही लोग हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने कल क्या पढ़ा था? कल बेसिक्स पढ़े थे। बेसिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? बेसिक्स में हमने पढ़ा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज मॉड्यूलस, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, डिवीजन पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हमने? यूलर्स फॉर्मूला और यूलर्स आइडेंटिटी पढ़ा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। उसके बाद हमने पढ़ा था डी मोइवरेज थ्योरम, और हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, फिर मैंने आपको असाइनमेंट दिया था। तो आज का जो सेशन चल रहा है उसमें जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम 1 से 2 एग्जांपल करेंगे, 2 से 3 एग्जांपल करेंगे। और सेम वे में आपको क्या देखना है? फिर असाइनमेंट देखना है। असाइनमेंट ऑलरेडी ऐप में आ चुका है, लेकिन वो जो एक्टिव होगा वो 8:30 बजे के बाद होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक लास्ट में बताऊंगा जब सेशन खत्म होगा, क्योंकि फिर सारे स्टूडेंट्स यहां पे कनेक्टेड हो जाएंगे। तो चलिए, ओके, बिल्कुल क्लास होगा, क्लास होगा। अच्छा, 9 को ओपन टेस्ट है, 9 को ओपन टेस्ट है। क्या टाइम है ओपन टेस्ट का? ओपन टेस्ट का, चलो ठीक है, ओपन टेस्ट का हम देखेंगे। अगर टाइम इसके साथ क्लैश हो रहा है क्लास का, तो सीधी सी बात है क्लास नहीं होगा, क्योंकि क्लास की टाइमिंग में चेंज नहीं कर सकता। इसलिए चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ऑप्टिमस का सुबह क्लास होता है, तो इसलिए लेट नाइट क्लास हमारी नहीं हो सकती, उस दिन क्लास नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा तो मैं आपको 250 डेज के कुछ वीडियो सजेस्ट करूंगा, वो देख लेना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, 6 to 8, अगर 6 to 8 आपकी मैक्स 6 to 8 अगर 9 तारीख को आपकी ओपन टेस्ट है, तो क्लास मैक्स की नहीं होगी, मैक्स की क्लास कल होगी, फिर सीधा 10 तारीख को होगी, और 10 या 11 तारीख तक हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस खत्म हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस खत्म होने के बाद सीधा या तो हम ऐसा करेंगे, दिवाली के बाद फिर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, फिर सिर्फ कैलकुलस ही हमारा बचेगा। प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशंस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तब तक खत्म हो जाना चाहिए, 11 तारीख तक, मेरे हिसाब से मैक्सिमम 12 तक। फिर 14-15 को दिवाली, 14 को दिवाली है, फिर हम कैलकुलस को फिर डायरेक्ट दिवाली के बाद स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको क्या करना है? उन दिनों में प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशंस और किसका? लीनियर अलजेब्रा का प्रैक्टिस करना है। ओके, अच्छा अगर मैं देख लेता हूं, अभी सारे स्टूडेंट्स को आने दो, फिर हम पूछेंगे, स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे
क्या आप लोग चाहते हैं कि मैथ्स का अलग से टेस्ट पोर्टल पे टेस्ट दिया जाए? क्या मैथ्स का ओपन टेस्ट अलग से हो, ऐसा आप चाहते हैं तो हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे देखो इतनी कंजूसी ठीक नहीं है, 80 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है और आपके लाइक्स जो मुझे दिख रहे हैं वो सिर्फ 50 दिख रहे हैं, तो ऐसा अच्छी बात नहीं है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक जो पहला होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। तो जैसे हम रियल फंक्शंस पढ़ते थे, यहां पे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पढ़ेंगे। हम 11वीं 12वीं क्लास में रियल फंक्शंस पढ़ चुके, तो फंक्शन सिंपली क्या होता है। तो चलो हम देखते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। तो फंक्शन सिंपली क्या होता है? एक मशीन होता है। क्या होता है? एक मशीन होता है, इसको हम बोलेंगे फंक्शन। क्या होता है ये? फंक्शन। लेट अस से पहले रियल नंबर्स के बारे में देखते हैं। तो हमारा जो इनपुट होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम बोलते हैं एक्स। फिर ये एक फंक्शन है, एक मशीन है जो कैसे वर्क करता है। लेट अस से फंक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है। मैथमेटिक हम अगर किस में बात करें, मैथमेटिक्स में बात करें, तो लेट अस से ये इनपुट है एक्स और ये फंक्शन एक मशीन है। ये अभी क्या जनरेट कर रहा है वो देखो। ये क्या जनरेट कर रहा है? ये इस इनपुट का स्क्वायर कर रहा है और इसको खुद में क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। और ये मेरे पास क्या, ये इस मशीन के लिए इनपुट था। ये मशीन क्या है? एज अ फंक्शन काम करे। फंक्शन सिंपली क्या है? एक मशीन है। क्या है? एक मशीन है जिसको मैंने इनपुट दिया एक्स और आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है? उस जो इनपुट दिया उसका स्क्वायर प्लस क्या कर रहा है? उस खुद को उसमें ऐड कर रहा है। और हम इसको बोलेंगे वाई। इसको क्या बोलेंगे? तो इनपुट हमारा एक्स था, आउटपुट हमारा क्या था? वाई था। क्या था? y था। तो हम सिंपली इसको क्या लिखते हैं? f ऑफ x। क्योंकि y का जो इक्वेशन है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्योंकि y x पे डिपेंडेंट है तो हम सिंपली लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये क्या बताता है कि y क्या है? x का फंक्शन है। तो हम क्या बोलेंगे? x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी कोई भी वैल्यू ले सकता हूं। और y क्योंकि x पे डिपेंडेंट है और y क्योंकि x का फंक्शन है, इसलिए y को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। y को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये किस केस में हम डिफाइन करते थे? जहां पे रियल नंबर्स का हम गेम खेलते थे, जहां पे हमारे इनपुट जो होते थे वो रियल नंबर्स होते थे, आउटपुट भी क्या जनरेट होंगे? रियल नंबर्स। क्लियर? सेम वे में सेम टोपोलॉजी हमें फॉलो करनी है। किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में। किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो इंडिपेंडेंट, यहां पे रियल नंबर्स थे, यहां पे सिंपली क्या होंगे? यहां पे सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे बस। ये क्या होगा? एफ ऑफ जेड। ये किसका फंक्शन होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन। यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? जेड होगा। क्या होगा? जेड। और आउटपुट यहां पे जनरेट होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। y इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। अभी हम y यूज नहीं करेंगे, हम यहां पे क्या यूज करेंगे? w। या क्या यूज करेंगे? w, क्योंकि z इज इक्वल टू क्या होता है? x प्लस आई वाई। z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो सिंपली इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम ऑलरेडी y को यहां पे यूज कर रहे हैं इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, z को, इसलिए यहां पे y नहीं लिख रहे हैं, यहां पे दूसरा कोई लेटर यूज कर रहे हैं, w। तो जिस वे में रियल फंक्शंस होते हैं, सेम वे में क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी क्या? एक मशीन है जिसमें इनपुट क्या होगा? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और आउटपुट कुछ जनरेट होगा, विच विल बी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पे चलो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जब हम यहां पे फंक्शंस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, वेरिएबल वर्ड यूज करेंगे, नंबर नहीं। वेरिएबल यूज करेंगे, नंबर नहीं, क्योंकि वो वेरिएबल कुछ भी नंबर हो सकता है। तो यहां पे इनपुट वेरिएबल था x, यहां पे इनपुट वेरिएबल क्या है? z, और आउटपुट वेरिएबल y इज इक्वल टू क्या है? f ऑफ z। यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है z, यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? w। लेट अस से ये इसी टाइप का फंक्शन है, z स्क्वायर प्लस जेड। ये इसी टाइप का फंक्शन है, जेड स्क्वायर प्लस जेड। तो अभी यहां पे ध्यान देना, w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा? जेड स्क्वायर प्लस जेड। क्लियर इतनी बात? और z क्या है? x प्लस आई वाई, क्योंकि z क्या है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो z की जगह रख दो x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आई वाई। तो इसको क्या करो? एक्सपांड करो तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2ixy माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आई वाई। इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग कर दो तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, लगा दो ब्रैकेट, प्लस आई इंटू 2xy प्लस वाई, 2xy प्लस वाई। क्लियर इतनी बात? तो ये मेरा आ गया f ऑफ z इज इक्वल टू w। तो हमने क्या देखा यहां पे? ये देखा कॉम्प्लेक्स फंक्शन के केस में, क्योंकि इनपुट वेरिएबल मेरा कॉम्प्लेक्स है, तो ये देखो यहां पे ध्यान दो, इनपुट वेरिएबल मेरा कॉम्प्लेक्स है
इसके दो पार्ट है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो जो आउटपुट जनरेट हो रहा है फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उसके भी दो पार्ट है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, जो किस पे डिपेंड करते हैं, एक्स और वाई पे, इन शॉर्ट जेड पे, इन शॉर्ट जेड पे। W इज इक्वल टू ए। अगर इसको मुझे सिंप्लीफाइड वर्जन इसका लिखना हो तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस आई ऑफ वी एक्स कोमा वाई। क्लियर इतनी बात? तो यहां पे इन दोनों चीजों को अगर कंपेयर करो तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ जेड, सॉरी ये एफ ऑफ टाउ नहीं है, अगर आपको टाउ लग रहा है, एफ ऑफ जेड जो मेरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ ऑफ जेड, वो सिंपली क्या है, उसके दो पार्ट्स हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट एक्स और वाई का फंक्शन है, इमेजिनरी पार्ट भी एक्स और वाई का फंक्शन है। तो मैं क्या बोलूंगा, इसका मतलब हम जनरल जो नोटेशन यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा उसका रियल पार्ट क्या होगा, उसको डिनोट करेंगे यू ऑफ एक्स कोमा वाई या एक्स एंड वाई, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है एक्स, इमेजिनरी पार्ट होता है वाई, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो रियल पार्ट है उसको किससे डिनोट करेंगे, यू ऑफ एक्स एंड वाई या यू ऑफ एक्स कोमा वाई। ये अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ कंपेयर करो तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। वी ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा, वी ऑफ एक्स एंड वाई होगा 2xy प्लस वाई, 2xy प्लस वाई। तो सिंपली हमने देखा जो हमारा कॉम्प्लेक्स इनपुट वेरिएबल है कॉम्प्लेक्स, उसके दो पार्ट है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा उसके भी क्या होंगे, दो पार्ट होंगे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स फंक्शन के रियल पार्ट को हम किससे डिनोट करेंगे, u ऑफ x एंड y। कॉम्प्लेक्स फंक्शन के इमेजिनरी पार्ट को किससे डिनोट करेंगे, v ऑफ x एंड y। तो जब मैं अभी से जो क्लास चलेगी अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड, जब भी मैं बोलूं बताओ इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रियल पार्ट क्या होगा, तो उसको किससे डिनोट करेंगे, कुछ भी मतलब दिया हो तो उसके यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, u ऑफ x एंड y इज इक्वल टू डेट। इमेजिनरी पार्ट बोलूं तो v ऑफ x एंड y या v ऑफ x कोमा y इज इक्वल टू डेट। क्लियर? तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स फंक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन, जितनी हमें जरूरत है। तो ये अपना था कॉम्प्लेक्स फंक्शन। क्लियर इतनी बात? तो अभी यहां पे देखो, अगर मैं रियल फंक्शंस की बात करूं तो लेट अस से रियल फंक्शन, तो रियल फंक्शन में मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मेरा x है, और x की वैल्यूज अगर चूज करनी है तो सिंपल एक ही स्ट्रेट लाइन पे हम चूज करेंगे, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है x एक्सिस। x एक्सिस पे आप डिफरेंट x के वैल्यूज चूज करोगे तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, y मिलेगा। क्या मिलेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यू। जैसे कि रैंडमली आप ऐसे बोल सकते हो, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स। क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। अगर x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। x की वैल्यू 2 लोगे, y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। सिंपल ये स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स, जिसका स्लोप क्या है, 1 है। तो y इज इक्वल टू एक्स, ये किस टाइप का फंक्शन है, ये किस टाइप का फंक्शन है, ये एक मशीन है, ये एक फंक्शन है जिसमें जो इनपुट जा रहा है x, सेम आउटपुट में जनरेट हो रहा है y, सेम आउटपुट में जनरेट हो रहा है y। क्लियर इतनी बात? तो यहां पे देखो, अगर मुझे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना है तो मैं सिर्फ कहां पे घूम रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे या स्ट्रेट लाइन पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सिर्फ घूम रहा हूं। लेकिन कॉम्प्लेक्स के केस में ऐसा नहीं है, यहां पे मुझे दोनों जो रियल फंक्शन है वो और जो रियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो दिखाने के लिए 2 डायमेंशन जरूरी थे। टू एक ही मींस सिंगल प्लेन वाज इनफ। यहां पे एक सिंगल प्लेन मेरे लिए काफी था दोनों चीजों को दिखाने के लिए, इनपुट और आउटपुट को। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स के केस में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में जाएंगे, वहां पे क्या होगा, वहां पे सिंगल प्लेन सफिशिएंट नहीं होगा, वहां पे हमको 2 कॉम्प्लेक्स प्लेन चाहिए। क्या चाहिए, 2 कॉम्प्लेक्स प्लेन। देखो कैसे, फिर हम आपके कमेंट्स पे आते हैं, तो चलो इसको मिटा देते हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर रियल फंक्शन है आपके पास रियल फंक्शंस हैं, जैसे कि यहां पे देखा जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है x, तो उस केस में आपको अगर प्रेजेंट करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और उसके साथ y कैसे चेंज हो रहा है, तो 2 डायमेंशनल प्लेन, सिंगल प्लेन इज सफिशिएंट। 2 डायमेंशनल मतलब यहां पे एक प्लेन क्या है, सफिशिएंट है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में क्या होगा, चले आइए देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में मैपिंग कैसे होगा वो देखते हैं। तो इसको सिंपली हम क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल रियल फंक्शन है
तो सिंपली क्या हमें सिर्फ एक सिंगल प्लेन की जरूरत है दोनों चीजों को दिखाने के लिए, x और उसका जो आउटपुट आ रहा है y। लेकिन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के केस में ऐसा नहीं होगा। देखो यहां पे क्यों ऐसा नहीं होगा, z क्या है x प्लस आई वाई, और हम जब रियल वैल्यूड फंक्शंस में थे तो वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था x, उसको दिखाने के लिए मुझे सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है इसको तो मुझे क्या चाहिए, टू डायमेंशनल क्या चाहिए, यहां पे पूरा एक मुझे प्लेन चाहिए सिर्फ इस पॉइंट को दिखाने के लिए। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मेरा क्या है आर्गेन डायग्राम है या क्या है कॉम्प्लेक्स प्लेन है। लेट अस से ये पॉइंट है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई, ये एक पॉइंट मैंने यहां पे आपको दिखा दिया। तो सिंपल, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के केस में अगर मुझे सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखाना है जो कि z है, उसके लिए भी मुझे क्या चाहिए, दो एक्सिस चाहिए, x एक्सिस एंड y एक्सिस। इन शॉर्ट मुझे कंप्लीट प्लेन चाहिए। यहां पे आपको ये बात समझ में आ रही है, टू डायमेंशनल यहां पे क्या चाहिए, प्लेन चाहिए मुझे दिखाने के लिए क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर को। उस केस में ऐसा नहीं था, उसमें जो प्लेन था, उसमें जो आपको प्लेन दिख रहा था, उस प्लेन पे आप दोनों x और y दोनों को दिखा सकते हो। लेकिन यहां पे सिंगल प्लेन पे सिर्फ आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही दिखा सकते हो। फंक्शन को दिखाने के लिए मुझे दूसरा प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं मैपिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैपिंग। ये किसका प्लेन है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन किसको दिखा रहा है, जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स हैं उनको। लेकिन जो फंक्शन की वैल्यूज होंगी डिफरेंट पॉइंट्स के लिए, उनके लिए मुझे दूसरा प्लेन यहां पे चाहिए होगा। लेट अस से W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड है आपका, लेट अस से एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो इसका अगर मुझे मैपिंग करना है तो देखो कैसे होगा, इसका मैं मैपिंग करूंगा तो कैसे होगा। तो लेट अस से ये मेरा क्या है, दूसरा एफ ऑफ जेड। तो अगर W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड को हम कैसे लिख सकते हैं, u ऑफ x एंड y प्लस i इंटू वी ऑफ x एंड y। तो इसका मतलब क्या था, ये आपको देखो, आपको ये देखो, ये xy प्लेन है आपका, और यहां पे z क्या है, x प्लस आई वाई। इसलिए हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या नाम दे रहे हैं, x, वर्टिकल एक्सिस को क्या नाम दे रहे हैं, y, इसको xy प्लेन भी बोल सकते हैं। लेकिन जो फंक्शन है उसमें देखो रियल पार्ट क्या है u, इमेजिनरी पार्ट है v, तो हम इस प्लेन को क्या नाम देंगे, यूवी प्लेन। क्या नाम देंगे, यूवी प्लेन। क्या नाम देंगे बताओ, यूवी प्लेन। तो लेट अस से यहां पे ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके जो पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एक्स वाई प्लेन है, जो यूवी प्लेन है, वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका फंक्शन का प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रियल फंक्शंस के केस में एक प्लेन सफिशिएंट था क्या दिखाने के लिए, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की बात करेंगे तो यहां पे एक प्लेन सफिशिएंट नहीं है। एक प्लेन पे आप दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल z एंड डिपेंडेंट वेरिएबल f ऑफ z नहीं दिखा सकते। यहां पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल z के पॉइंट्स दिखाने के लिए एक अलग हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल f ऑफ z को दिखाने के लिए एक दूसरा कॉम्प्लेक्स प्लेन चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्लेन को हम xy प्लेन बोल सकते हैं, और जो नया प्लेन बनेगा फंक्शन का f ऑफ z का, उसको बोल सकते हैं uv कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्लियर। तो चलो मैपिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। लेट अस से ये मेरे पास फंक्शन है, तो मुझे बताओ ये ओरिजिन कहां पे, ओरिजिन कहां पे मैप होगा, ओरिजिन कहां पे मैप होगा। इसका मतलब अगर मैं z इज इक्वल टू जीरो लू, z इज इक्वल टू जीरो लू, मतलब z का रियल पार्ट भी क्या है, जीरो है, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है, और ये फंक्शन, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इस फंक्शन में इनपुट दे रहा हूं। तो w क्या होगा, f ऑफ जीरो। इसका मतलब जो ये फंक्शन है इसमें x की जगह जीरो रखो, y की जगह जीरो रखो, तो ये भी क्या होगा, जीरो। इसका मतलब जो ये जीरो जीरो है, यहां पे भी कहां पे मैप होगा, इसी पॉइंट पे, जीरो पे। u और v दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। लेट अस से z क्या लेता हूं मैं, z लेता हूं 1 प्लस जीरो, z क्या ले रहा हूं, 1 प्लस आई इंटू जीरो। इसका मतलब z क्या है, जिसका रियल पार्ट 1 है, x 1 है, y 0 है। इसको इसमें मैप करो, देखो क्या आ रहा है, इसको इसमें मैप करोगे तो क्या आएगा, देखो w इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, x की जगह रखो 1 प्लस आई इंटू वाई की जगह 0 रखो, डेट विल बी 1। तो ये क्या आया, इसका मतलब जो ये पॉइंट था 1, उसका मैपिंग कहां पे हो रहा है, 1 पे ही हो रहा है। ये यहां पे पॉइंट आएगा 1 1,0 यहां पे पॉइंट आएगा। इसका मैपिंग कहां पे होगा, इसका मैपिंग भी यहीं पे ही होगा, सेम पॉइंट पे 1,0 1,0।
अभी एक और पॉइंट देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, इसका मतलब क्या है, x भी 1 है, y भी 1 है, तो इसको मुझे इस यूवी प्लेन में मैप करना है। तो बताओ क्या होगा, यहां पे ये पॉइंट रख दो, w इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस आई इज इक्वल टू, क्या रखोगे यहाँ पे, x की जगह 1 तो वो क्या होगा 1, प्लस y की जगह भी 1 रखो तो वो क्या होगा, वो भी होगा 1। तो क्या कहां आएगी पॉइंट, लेटर से पॉइंट यहां पे आ रही है, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, तो इसकी मैपिंग कहां होगी, इसकी मैपिंग होगी यहां पे, इसकी मैपिंग होगी यहां पे, f ऑफ z, w इज इक्वल टू 1 प्लस आई, w इज इक्वल टू 1 प्लस आई, इसका मैपिंग हुआ इस पॉइंट पे। क्लियर, तो ऐसे हमें मैपिंग करनी है। तो हम कहां जा रहे हैं, एक्स वाई प्लेन से, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पॉइंट्स, और फंक्शन मैप जब कर रहे हैं तो कहां पे जा रहे हैं, यूवी प्लेन में। कहां पे जा रहे हैं, यूवी प्लेन में। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के केस में हमें दो प्लेन की जरूरत है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए, यहां पे एक प्लेन सफिशिएंट नहीं है। इन शॉर्ट हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ओके चलो, बिल्कुल, हाँ चलो चलो ठीक है, सब दिख रहा है, साफ साफ सब दिख रहा है, सब साफ साफ दिख रहा है ना आपको। चलिए यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम आगे प्रोसीड करें। ओके, देखते हैं, वो टेस्ट अलग हो सकता है मैथ्स का कि नहीं, वो देखते हैं, चलिए वो बाद में देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलो वो बाद में देखेंगे। हाँ चलो अभी यहां पे देखो, यहां पे देखो, चलो अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, वो देखते हैं बाद में क्या करना है। अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, सिंपली अभी सिंपली पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो, सिंपली पढ़ाई पे ध्यान दो। यहां तक कोई चीज में आपको डाउट है, मैं एक बार फिर से चीज रिपीट कर रहा हूं। अगर हम जब रियल फंक्शंस की बात करेंगे जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, तो उसके कंप्लीट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए सिंगल प्लेन काफी था। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में घुसे तो यहां पे हमने देखा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंगल प्लेन काफी नहीं है, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स प्लेन चाहिए। एक कॉम्प्लेक्स प्लेन ये सिर्फ दिखाने के लिए कि z पॉइंट कहां पे होगा, क्योंकि z पॉइंट के दो कंपोनेंट हैं, उसको कंप्लीटली दिखाने के लिए हमें यहां पे एक कंप्लीट प्लेन हमको चाहिए। क्लियर इतनी बात। फिर हमने यहां पे देखा कि फंक्शन को मैप करने के लिए उसके पिक्टोरियल व्यू को दिखाने के लिए हमें एक दूसरा प्लेन चाहिए, मतलब यहां पे दो प्लेन की जरूरत पड़ेगी, दोनों कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ऐसे हम मैपिंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है, अभी ध्यान दो। ओके सब, बिल्कुल ओके, चलो आगे बढ़ो, अभी आगे बढ़ो। सिंपल हमने मैप किया पॉइंट्स को और हमने देखा मैपिंग बस एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं कि इस पॉइंट का अगर ये फंक्शन है तो क्या मैप होगा, क्या कौन से टाइप का यहाँ पे शेप बनेगा, वो सब चीजें देखते हैं। और इसका एप्लीकेशन पार्ट आता है आपके कंट्रोल सिस्टम में, इसका एप्लीकेशन पार्ट आता है मैपिंग का, जहां पे आप पढ़ते हो नाइक्विस्ट प्लॉट। वो सिंपली क्या होता है, इसी टाइप का ही मैपिंग ही होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। क्लियर, ओके तो चलो अभी यहां पे हम देखते हैं क्या चीजें हमको चाहिए, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमने रियल फंक्शन के केस में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं रियल फंक्शन के केस में, हम लिमिट पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं, वही सब चीजें अभी यहां पे डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी देखेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, फिर फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट वो देखेंगे, जिसमें हम सीआर इक्वेशंस का डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का हमने जो इंट्रोडक्शन था, जितना हमें चाहिए था हमने देख लिया। अभी देखते हैं लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये सिंपल लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। क्लियर इतनी बात, ये क्या है, लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सिंपली लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन सिंपली क्या होगा, लेट अस से मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, अगर हम कहां जा रहे हैं, अगर हम z0 के करीब जा रहे हैं, z0 के करीब जा रहे हैं, एफ ऑफ जेड हमारे पास एक फंक्शन है, उस पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं एज z टेंड्स टू 0, हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, और हम कहां जा रहे हैं, एक पॉइंट हमने पकड़ लिया है z0, उसके अगर हम
करीब जाते जा रहे हैं और उस पॉइंट के लिए अगर हम एफ ऑफ जेड निकाल रहे हैं तो सिंपली अगर आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, कोई भी यहां पे एल क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिकली हम क्या बोलेंगे, एल कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर 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 एक पॉइंट है जेड नॉट, उसके बहुत हम नजदीक जा रहे हैं, उसके हम बहुत ही नजदीक जा रहे हैं, वो जो नजदीक जा रहे हैं वो वाली पॉइंट के लिए अगर हम एफ ऑफ जेड की यहां पे वैल्यू निकालें, अगर वो कुछ एल आ रही है, इन शॉर्ट यहां पे देखो, अगर लिमिट आपको समझना है तो सिंपली एक बात बस आप याद रखो, ये क्या होता है, ये सिंपल होता है इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट के नजदीक वाली पॉइंट पे, इस पॉइंट के नजदीक वाली पॉइंट पे। लिमिट सिंपली क्या होता है, जैसे कि मैं बोलूं लिमिट z टेंड्स टू z0, इसका मतलब क्या है, हम सिंपली इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं नियर टू दिस पॉइंट, नियर टू दिस पॉइंट। लिमिट का मतलब ये कभी नहीं होता कि इस फंक्शन की वैल्यू हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। लिमिट का सिंपल मतलब होता है इस फंक्शन की वैल्यू हम कहां पे निकाल रहे हैं, इस पॉइंट के बहुत ही नजदीक वाली पॉइंट पे। क्लियर इतनी बात, यहां तक बस लिमिट का यही फंडामेंटल है। अगर यहां पे मैं कुछ फाइनाइट आंसर मिल रहा है, डिफाइंड आंसर मिल रहा है, जिसको हमने बोला है एल, तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, तो चलो यहां पे देखो फिर क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसको समझो ध्यान से, कंटिन्यूटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो कंटिन्यूटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन सिंपली क्या होता है, कंटिन्यूटी जैसे वहां पे पढ़ते थे हम रियल वैल्यूड फंक्शन में, क्योंकि हमारा कैलकुलस पार्ट अभी बाकी है तो सिंपल सिंपल चीजें अभी समझो, क्योंकि इन चीजों को अगर डिटेल में समझना है तो वो हम कैलकुलस में ही समझेंगे। बस यहां पे बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है, क्योंकि इसका कुछ एप्लीकेशन पार्ट नहीं है गेट पॉइंट ऑफ व्यू। गेट पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ क्या है, सीआर इक्वेशन सी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने लिमिट का पढ़ लिया। कंटिन्यूटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन सिंपली क्या होता है, सबसे पहले कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले लेट अस से हमें किसी एक पॉइंट z नॉट पे कंटिन्यूटी फाइंड करनी है, वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट एट पॉइंट z नॉट। तो सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ जेड एट दिस पॉइंट, एफ ऑफ जेड नॉट, एफ ऑफ जेड नॉट। क्लियर इतनी बात। तो इस केस में कंटिन्यूटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, वेदर दिस गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, तो उसके लिए क्या, उस सबसे पहले उस पॉइंट पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए और किसके इक्वल होनी चाहिए, उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। डेट्स इट, और कुछ भी हमें नहीं करना है। फिर क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अगर फंक्शन जैसे हम रियल वैल्यूड फंक्शंस में पढ़ते थे, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो डिफरेंशिएबल क्या होगा, फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। क्लियर इतनी बात, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इसको हम कैसे लिखें, हम रियल वैल्यूड एनालिसिस में पढ़ते थे, अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट होती है, लेट अस से डिफरेंशिएबिलिटी, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट, लेट अस से z नॉट। हमें पता लगाना है क्या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे z नॉट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। जैसे कि हमने यहां पे पता लगाना है कि क्या फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट होगी और वो लिमिट किसके इक्वल होगी, इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे, सिंपल, और कुछ भी रॉकेट साइंस यहां पे नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होगा, अगर ये एट z नॉट, अगर ये वाला लिमिट एग्जिस्ट होता है, लिमिट z टेंड्स टू z0, f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइड बाय z माइनस z नॉट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होता है तो हम बोलते हैं कि z नॉट पे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। और इसको कैसे दिखाते हैं, f डैश ऑफ z0, f डैश ऑफ z नॉट। क्लियर, f डैश ऑफ z नॉट इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू z0, f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइड बाय z माइनस z नॉट। ये सिंपल वही एनोलॉजी है जो हम रियल वैल्यूड फंक्शन में पढ़ते थे। क्लियर इतनी बात, यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो कृपया करके मुझे बताएं। ओके ओके, जिसने
जिसने लेक्चर 1 मिस कर दिया है वो लेक्चर 1 ऑफ पढ़ा है वहां पे, उसको प्राइवेट नहीं किया गया है कल का लेक्चर, अब वो जाके देख सकते हो। क्लियर? ओके 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 चलो, यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बता दो। यहां तक अगर आप किसी को कुछ भी डाउट है तो बता दो, मुझे नहीं लगता कुछ डाउट होना चाहिए। सिंपल, लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है? फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट के बहुत ही नजदीक वाली पॉइंट पे अगर हम उसका रिजल्ट कुछ फाइनाइट आ रहा है, मींस डिफाइंड वैल्यू मिल रही है एल, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, इन जनरल ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, हम ऐसा बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। फिर कंटिन्यूटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन सिंपली क्या होता है? सबसे पहले मुझे चेक करना है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पहले उस पॉइंट पे इस फंक्शन की लिमिट निकालूंगा, फिर उसी फंक्शन की इस पॉइंट पे वैल्यू निकालूंगा। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये फंक्शन z0 पे कंटिन्यूअस है। फिर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होती है तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट पे z0 पे फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है, और उसको किससे डिनोट करते हैं? f डैश ऑफ z0। क्लियर? हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया बिल्कुल। अभी देखो वो वाला पॉइंट मैं बताने वाला हूं, बहुत देखो। हाँ, लिमिट के लिए देखो ये सिंपल, मैंने ऐसे लिखा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, लिमिट z टेंड्स टू z0 f ऑफ z। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन में पढ़ते हैं तो हम जहां यहां पे जो लिमिट निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? राइट हैंड लिमिट, और z क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां पे जब मैं अगर ऐसा बोल रहा हूं कि इस फंक्शन की इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, तो मैं वेरिफिकेशन के लिए दो चीजें करते थे हम रियल वैल्यूड फंक्शन में। पहले हम राइट हैंड लिमिट निकालते थे, फिर हम क्या निकालते थे? लेफ्ट हैंड लिमिट। चलो मैं यहां पे बता देता हूं। इन रियल वैल्यूड फंक्शंस हम क्या करते थे? इन रियल वैल्यूड फंक्शंस, हम कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे हैं। इन रियल वैल्यूड फंक्शंस हम क्या करते थे? जब हम बोल रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू x0 f ऑफ x इज इक्वल टू l, इसका मतलब क्या होता है? दोनों राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। और किसके बराबर होंगे? l के बराबर होंगे। क्लियर इतनी बात? तो ये हम पढ़ते थे। जनरली जब हम रियल वैल्यूड फंक्शन में सिंपली अगर ये नोटेशन यूज कर रहे हैं तो हम सिंपल ये नोटेशन जब यूज कर रहे हैं तो हम सिंपली क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, और किसके इक्वल है? एल के इक्वल है। जैसे कि हम डिफरेंशिएबिलिटी में रियल वैल्यूड फंक्शन में ये वाला नोटेशन यूज करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू x0 f ऑफ x माइनस f ऑफ x0 डिवाइड बाय x माइनस x0। तो यहां पे लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है? राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों पे अगर लिमिट एग्जिस्ट होगी तो ही ओवरऑल रिजल्ट एग्जिस्ट होगा। लेकिन ये किस केस में था? रियल वैल्यूड के केस में। अभी ध्यान दो, अभी यहां पे गेम होता है। अभी यहां पे अगर किसी ने पूछा है तो मैं बता रहा हूं, देखो रियल वैल्यूड फंक्शन के केस में जहां पे एक इंडिपेंडेंट, जहां पे रियल वैल्यूड फंक्शन की हम बात कर रहे हैं जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक ही है, दो नहीं है। मैं यहां पे सिंगल वेरिएबल कैलकुलस की बात कर रहा हूं, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की बात नहीं कर रहा हूं। वहां पे लिमिट की चीजें भी चेंज हो जाती हैं। यहां पे ये x है, यहां पे f ऑफ x है। लेटर से मुझे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, x0 के रिस्पेक्ट में क्या निकालना है? लिमिट निकालना है। तो x0 के रिस्पेक्ट में मुझे क्या करना है? f ऑफ x का लिमिट निकालना है। किस पॉइंट पे? x0 पे। तो देखो x0 मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहां पे है? x एक्सिस पे है, सिंगल एक्सिस पे। तो या तो मैं ये इस डायरेक्शन में घूम सकता हूं, राइट हैंड साइड के डायरेक्शन में। x0 के रिस्पेक्ट में देखो, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सिस क्या है? सिंगल x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहां पे x0 के आसपास घूमने का मेरे पास सिर्फ दो ही तरीके हैं। क्या? या तो मैं x0 के आगे जा सकता हूं, या तो x0 से मैं पीछे जा सकता हूं। क्लियर इतनी बात? इन शॉर्ट ये भी बोल सकते हैं x0 तक पहुंचने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं।
या तो मैं यहां से आऊं, एक्स नॉट पे पहुंचने के यहां पे दो रास्ते, या तो यहां से आऊंगा या तो यहां से आऊंगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक्सिस के रिस्पेक्ट में मैं यहां पे बात कर रहा हूं। क्लियर इतनी बात। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के केस में जाओगे तो जो आपका पॉइंट है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कहां पे है? 2 डायमेंशन में। कहां पे? यहां पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो रियल वैल्यूड फंक्शंस के केस में मैं कहां पे जाऊंगा? एक्स नॉट से, या तो कहां से आ सकता हूं? एक्स नॉट के पास लेफ्ट हैंड साइड से आ सकता हूं, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, या एक्स नॉट के पास में राइट हैंड साइड से आ सकता हूं, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। लेकिन कॉम्प्लेक्स फंक्शन के केस में देखो, ये वाला आपके पास पॉइंट है। पॉइंट कहां पे? 2 डायमेंशनल प्लेन में कहीं भी हो सकता है। तो अगर मुझे इधर आना है तो मैं यहां से भी आ सकता हूं, 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 यहां से भी आ सकता हूं। क्लियर इतनी बात। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के केस में जब हम लिमिट की बात कर रहे हैं तो यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। यहां पे z तक पहुंचने के इनफाइनाइट रास्ते हैं मेरे पास, z तक पहुंचने के इनफाइनाइट रास्ते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब मेरे पास सिंगल वैल्यूड रियल फंक्शन होता है तो x नॉट पे दो तरीकों से पहुंचा जा सकता है, या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाएंगे, वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा क्या है? z है। तो वहां पे देखो ये पूरा प्लेन क्या, यहां पे सिर्फ x एक्सिस मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन यहां पे पूरा प्लेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसलिए यहां पे पहुंचने के मेरे पास इनफाइनाइट तरीके हैं, इनफाइनाइट तरीके हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन के केस में ये लिमिट एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा, मतलब हमें इनफाइनाइट पाथ से चेक करना पड़ेगा। हर एक पाथ पे चेक करना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के केस में ये लिमिट हम बोलेंगे तभी एग्जिस्ट होगा जब जो सारे पॉसिबल पाथ से उनसे लिमिट क्या हो? एग्जिस्ट हो। सारे डायरेक्शंस में से हम आ रहे हैं। चलो मैं इसको फिर से यहां पे बोर्ड पे आपको अच्छे से ड्रॉ करके बताता हूं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब इसलिए हम क्या पढ़ते हैं? सीआर इक्वेशंस पढ़ते हैं डायरेक्ट। सीआर इक्वेशंस का यही यूजफुलनेस है। तो लेटर से मेरे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसको मैं बोल देता हूं कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये मेरा पॉइंट है z, ये मेरा पॉइंट है z नॉट। अभी मुझे लेटर से f ऑफ z, मेरे पास एक फंक्शन है जिसका लिमिट निकालना है इस पॉइंट पे z नॉट पे। तो देखो z नॉट पे अगर लिमिट निकालना है तो z नॉट पे आने के मेरे पास कितने तरीके हैं? यहां से आ सकता हूं, 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 राइट साइड से आ सकता हूं, लेफ्ट साइड से आ सकता हूं, डायगोनल वे में आ सकता हूं। तो यहां पे देखो इनफाइनाइट रास्ते हैं, यहां पे इनफाइनाइट रास्ते हैं। जबकि सिंगल वैल्यूड रियल फंक्शन के केस में एक दो ही रास्ते थे, या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से। यहां पे देखो कितने रास्ते हैं? इनफाइनाइट रास्ते हैं। तो अगर हम बोलेंगे कि f ऑफ z का इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट होगा, उसका मतलब हम हर रास्ते से आएंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। जैसे कि हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं और राइट साइड से आ रहे हैं, तो दोनों साइड से क्या आना चाहिए? आंसर सेम आना चाहिए। उसी तरीके से ये सारे रास्तों से अगर हम आ रहे हैं z नॉट की तरफ, तो सारी लिमिट्स क्या होनी चाहिए? एग्जिस्ट होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। तो ही हम बोलेंगे कि इस फंक्शन का लिमिट इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है और ये कुछ उसकी वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं l। तो यहां पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सफिशिएंट नहीं है। यहां पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रास्ते हैं z नॉट तक पहुंचने के लिए। तो यहां पे बहुत सारे लिमिट्स हमको अलग अलग से फाइंड करने पड़ेंगे। यहां पे बहुत सारे रास्ते हैं। क्लियर इतनी बात? इसलिए अगर हमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, डायरेक्ट हम सीआर इक्वेशंस पे जाएंगे। इसलिए ही सीआर इक्वेशंस का जन्म हुआ। हम पागल थोड़ी बैठे हैं कि इतने सारे तरीकों से क्या एक एक पॉइंट को चेक करने बैठेंगे। सबसे पहले तो आप कर नहीं पाओगे, यहां पे इनफाइनाइट तरीके हैं, इनफाइनाइट पाथ से कैसे चेक करोगे कंटिन्यूटी? इसलिए सीआर इक्वेशंस का फिर जन्म हुआ। सीआर इक्वेशंस का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि सीआर इक्वेशन से आप डायरेक्ट क्या चेक कर सकते हो? फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, और हमें पता है अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा। तो अगर हमें कंटिन्यूटी भी चेक करनी है कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, तो हम कहां पे जाएंगे? हम सिंपली जाएंगे सीआर इक्वेशंस पे। कहां पे जाएंगे? सीआर इक्वेशंस पे। क्लियर इतनी बात? ओके
बिल्कुल। देखो मैं पहले ही बोल दूं, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के केस में लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट नहीं होता। यहां पे देखो इनफाइनाइट तरीके हैं z नॉट तक पहुंचने के, इसलिए हमें सारे रास्तों की लिमिट हमें निकालनी पड़ेगी। फिर वो लिमिट चेक करना पड़ेगा इक्वल आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा लिमिट। सारे रास्तों की लिमिट सेम होनी चाहिए, सारे रास्तों की लिमिट सेम होनी चाहिए। क्लियर? ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सबको क्लियर हो गया? ये थोड़ा देखो, ये कॉन्सेप्ट वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि किसी ने पूछा है स्टूडेंट ने कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, आई थिंक उसको क्लियर हो गया होगा। यहां पे नहीं पढ़ते राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट, बिल्कुल बिल्कुल। यहां पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट हम नहीं पढ़ते। क्लियर इतनी बात? चलो कमेंट कर दो अगर क्लियर हो गया है तो सब आपको। ओके, बिल्कुल। चलो चलो अभी देखो चीजों को समझो। हमने क्या बोला, फंक्शन कंटीन्यूअस कब होगा? जब लिमिट क्या करे, लिमिट अगर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है लिमिट z टेंस टू z0 f ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा, एल होगा, और किसके बराबर होगा, f ऑफ z नॉट। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। और लिमिट हमें क्या कॉन्सेप्ट बता रहा है, लिमिट क्या बोल रहा है, आप इस फंक्शन की वैल्यू इस z नॉट के पॉइंट के करीब वाले किसी पॉइंट पे फाइंड कर रहे हो, उस पॉइंट पे नहीं। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जहां पे फंक्शन का लिमिट तो एग्जिस्ट करता है इस पॉइंट पे, लेकिन फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस केस में हम फंक्शन क्या बोलते हैं, ये कंटीन्यूअस नहीं है, फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। क्लियर? तो इन शॉर्ट अगर मेरे पास एक फंक्शन दिया गया हो, मुझे एक फंक्शन दिया गया हो और पूछ रहा हो कि वो फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है, वो फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है। लेट अस से ये f ऑफ z क्या है, f ऑफ z है 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे सिंपली पूछा है कि आप ऐसा एक पॉइंट बता दो जहां पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस नहीं होगा, ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो सिंपल मैं क्या चेक करूंगा, चलो मुझे लिमिट निकालना तो आता ही नहीं, चलो लिमिट दूर की बात है, लेटस से लिमिट दूर की बात है। अगर मैं सिर्फ इतना प्रूव कर पाऊं कि किसी एक पॉइंट पे, उस पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं होती तो ये फंक्शन कभी भी कंटीन्यूअस नहीं हो सकता। लिमिट चलो मुझे चेक करना नहीं आता, लेकिन अगर उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं होती, भले ही उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट होती हो, लेकिन अगर भले ही उस पॉइंट पे z नॉट पे लिमिट एग्जिस्ट होती हो, लेकिन अगर उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, वो फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। लेट अस से इस केस में देखो, अगर मैं जीरो ले लूं, z इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ जीरो प्लस जीरो, जो कि क्या होता है, अनडिफाइंड होगा। क्या होगा, अनडिफाइंड। इसका मतलब f ऑफ जीरो मेरा क्या है, z नॉट मैंने यहां पे क्या ले लिया, जीरो, तो f ऑफ जीरो मेरा यहां पे अनडिफाइंड है। अगर f ऑफ जीरो अनडिफाइंड है, फिर लिमिट एग्जिस्ट हो या नहीं हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है वो, क्योंकि f ऑफ z नॉट ही अनडिफाइंड है, तो लिमिट निकाल के करोगे क्या, दोनों आंसर इक्वल होंगे ही नहीं। तो उस केस में हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, सिंपली कंटीन्यूअस नहीं है, कंटीन्यूअस नहीं है। क्लियर? ओके, बिल्कुल। चलो ठीक है, चलो अभी हम ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे डिफरेंशिएबिलिटी में। हमारा जो पूरा क्वेश्चंस जो गेट के, वो किसके बेसिस पे आते हैं, वेदर द फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, वेदर द फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। तो चलो यहां पे वो पता लगाते हैं एनालिटिक क्या होता है। एनालिटिक का सीधा सीधा कनेक्शन है डिफरेंशिएबिलिटी से, सीधा सीधा कनेक्शन है डिफरेंशिएबिलिटी से। तो चलो हम देखते हैं क्या एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं, ये सब चीजें क्या होती है वो सीखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का लेक्चर ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने में ही चला जाएगा, प्रॉब्लम हमको कल करने पड़ेंगे, देखते हैं। चलो नहीं, चलो फिर एक दो प्रॉब्लम में करवा देता हूं आपको, एक दो प्रॉब्लम में आपको करवा देता हूं। दी फंक्शन, चलो एक क्वेश्चन लिखो ये गेट का, ये आया है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 2005 में। दी फंक्शन ये कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। दी फंक्शन w इज इक्वल टू u प्लस iv इज इक्वल टू 1/2
1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y बाय x, i tan इनवर्स y बाय x। क्लियर? is not continuous at the point, चार ऑप्शन दिए गए हैं 0 0 1 0 और बी सी। चलो ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, और यहां पे दिया गया है 1 1 और डी ऑप्शन आपको दिया गया है 1 2। तो आप बताओ कौन से ऑप्शन पे टिक करोगे? ये जो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है ये कौन सी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये कौन सी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा आपको बताना है। फटाफट बताओ तो हम फिर बड़े सीआर इक्वेशंस की तरफ। ओके चलो फटाफट आ जाओ। ओके तो देखो यहां पे सिंपल मुझे दिख रहा है जो ये लॉग वाला फंक्शन है ये इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा, ये इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा। सिंपली यहां पे देख रहे हो log ऑफ 0 + 0 अनडिफाइंड होता है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन तो डिफाइन हो नहीं रहा, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अगर उस पॉइंट पे फंक्शन ही की वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं हो रही है तो वो कभी भी उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। क्लियर? हाँ बिल्कुल। तो सारे लोग एक्टिव हो गए, जैसे ही क्वेश्चन मैंने कराना स्टार्ट किया सारे लोग एक्टिव हो गए। बिल्कुल चलो इस क्वेश्चन को मिटा दो, इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं। इस क्वेश्चन में गेम कुछ भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था आपके लिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलो एक और चीज यहां पे करते हैं, एक कितना टाइम हुआ है हम देख लेते हैं। चलो हम फटाफट अभी सीआर इक्वेशंस पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीआर इक्वेशंस मैं लिखवाऊंगा, जो आज का पूरा लेक्चर का फोकस होगा वो सीआर इक्वेशंस पे है। जब कल आओगे तो सीआर इक्वेशंस पूरे रिवाइज करके आना, कल पूरा सेशन हम प्रॉब्लम्स पे ही करने वाले हैं सीआर इक्वेशंस के रिलेटेड। तो चलो हम देखते हैं सीआर इक्वेशंस। पहले देखते हैं एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं और कैसे हम चेक करेंगे वेदर द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। तो एनालिटिक फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, लेट अस से इफ f of z is analytic, if f of z is differentiable at each and every point in domain D बोलते हैं उसको। if f of z is differentiable at each and every point in domain D, then we call f of z is analytic in D। सिंपल मतलब क्या है एनालिटिक फंक्शन का, अगर मेरे पास कुछ डोमेन दिया गया है, डोमेन क्या होता है, डोमेन अपने पास होगा, डोमेन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ z। डोमेन का सिंपली यही मतलब होता है। जैसे कि यहां पे देखो फंक्शन होता है, अपने पास फंक्शन होता है, एक डब्बा, क्या होता है, एक डब्बा होता है। यहां पे इनपुट क्या होता है, z मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो सारे z के वैल्यूज, वो सारे z के कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के वैल्यूज जो मैं यहां पे इनपुट दे रहा हूं उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। और उसके करस्पॉन्डिंग जो यहां पे पूरा सेट आएगा आउटपुट का, जो पूरा सेट आएगा आउटपुट का, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज, उसको क्या बोलते हैं, रेंज। तो इसके जो z के सारे सेट वैल्यूज होगा, सेट होगा वैल्यूज का, उसको हम बोलेंगे डोमेन। और उसके करस्पॉन्डिंग जो w का एक सेट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज, उसको क्या बोलेंगे, रेंज। ये हम पढ़ते थे जब बच्चे थे जब 12वीं और 11वीं क्लास में पढ़ते थे। ये होगा डोमेन, ये होगा रेंज, ये होगा डोमेन और ये होगा रेंज। तो अगर मेरा एक फंक्शन है f of z, वो किसी गिवन डोमेन में हर एक पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, ये फंक्शन उस डोमेन में एनालिटिक है। क्या है, एनालिटिक है। डोमेन मतलब क्या, वो सारे z के वैल्यूज जो मैं लूंगा f of z की मैपिंग के लिए, f of z की मैपिंग के लिए। मतलब डोमेन का सिंपली क्या मतलब होता है, डोमेन का सिंपली मतलब होता है वो z के वैल्यूज जो आप इस f of z में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। डोमेन का सिंपल मतलब क्या होता है,
वो z की वैल्यूज जो आपको परमिशन दी गई है f ऑफ z में सब्स्टिट्यूट करने के लिए, और कोई वैल्यूज आप नहीं रख सकते। क्लियर? बस सिंपल ये डोमेन का मतलब होता है। ओके ओके, बिल्कुल। चलो अभी यहां पे देखो, अभी कोई बोल रहा है सर्कल से आएंगे क्या सर? अरे देखो, सर्कल से भी आओगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सर्कल पे भी मैं, चलो सर्कल पे एक पॉइंट पकड़ा, मैं सर्कल से उतर के, मतलब उसके अंदर से नहीं, उसके बाहर से कहीं आ सकता हूं घूम के उस पॉइंट पे। क्लियर इतनी बात? तो जब कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की बात करते हैं तो z नॉट पे पहुंचने के लिए स्ट्रेट लाइंस नहीं, कर्व से भी हम पहुंच सकते हैं। चलो यहां पे दिखाता हूं, ये z नॉट है मेरे पास, इधर पहुंचना है, यूं भी आ सकता हूं, यूं भी आ सकता हूं, फिर यूं करके भी आ सकता हूं, यूं करके भी आ सकता हूं, यूं करके भी यहां से यूं आ सकता हूं। देख रहे हो ना सांप सीढ़ी का गेम, कैसे भी आ सकता हूं, कैसे भी आ सकता हूं। पाथ ही, मतलब कुछ लिख ही नहीं पाऊंगा, बेबस हो जाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए हम फिर कहां पे जाएंगे? सीआर इक्वेशंस पे। सीआर इक्वेशंस पे क्यों जाएंगे? तो वहां पे देखो, सीआर इक्वेशंस पे हम जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। तो यहां पे देखो, ये मेरा डोमेन सेट, ये सब रेंज, ये सब बातें जो हम पहले पढ़ते थे। बस एक बात याद रखना, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को दिखाने के लिए y नहीं w यूज करेंगे, क्योंकि y z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई में यूज हो गया है। If f of z is differentiable at each and every point in D, then f of z is analytic in D. सिंपली क्या मतलब है? अगर मेरे पास कुछ डोमेन है, उस डोमेन में हर एक पॉइंट पे f of z डिफरेंशिएबल है, f of z डिफरेंशिएबल है, तो हम सिंपली क्या बोलेंगे? वो f of z एनालिटिक है इन D, f of z इज एनालिटिक इन D। ओके, ये मैंने किसकी बात की? पूरे डोमेन की बात की। किसकी? पूरे डोमेन की। लेट अस से अभी आगे इसमें प्रोसीड करते हैं। क्या लिख सकते हैं? if f of z is differentiable at point z naught, then f of z is also differentiable अभी यहां पे ध्यान देना, if f of z is differentiable at point z naught, then f of z is also differentiable in the neighborhood of z naught, in the neighborhood of z naught। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? अगर यहां पे ध्यान दो, अगर मैं बोलूं मेरा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है इन डी, इसका मतलब क्या है? वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन डी। और अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरा फंक्शन एनालिटिक है इस पॉइंट पे z नॉट पे, क्या पे? z नॉट पे। ध्यान से सुनना, पहले डोमेन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, अभी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि डिफरेंशिएबिलिटी और एनालिटिक ये दोनों सिनोनियम्स हैं, तो ऐसा गलत है। डिफरेंशिएबिलिटी अलग चीज है, एनालिटिक अलग चीज है। वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आपका फंक्शन f ऑफ z डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे z नॉट पे, तो डिफरेंशिएबल है z नॉट पे। अभी मैं क्या बोल रहा हूं? आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक है z नॉट पे। अभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपका फंक्शन क्या है? एनालिटिक है इन D। वो D में जो पूरा डोमेन है उसमें मैंने एक पॉइंट लिया z नॉट, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं? आपका जो फंक्शन है f ऑफ z वो एनालिटिक है एट पॉइंट z नॉट। उसका मतलब क्या होगा? वो फंक्शन उस पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल होगा ही, वो फंक्शन तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा ही, साथ साथ में उस पॉइंट के जो नेबरहुड में सारे पॉइंट्स है वहां पे भी वो क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्लियर इतनी बात? तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट वेदर द फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। अभी
फंक्शन अगर एनालिटिक होगा तो हम ये सब तो चेक करने बैठेंगे नहीं। डिफरेंशिएबिलिटी हर पॉइंट पे, अगर मुझे चेक करना है कि किसी पॉइंट पे फंक्शन या डी में एनालिटिक है या नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हर पॉइंट पे चेक करने थोड़ी बैठूंगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। प्रैक्टिकली भी सोचो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, उसके लिए कंडीशन होती है सीआर इक्वेशंस। क्या होता है, सीआर इक्वेशंस, जो कि क्या है, नेसेसरी कंडीशन। क्या है, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, नो नेसेसरी सफिशिएंट, तो नेसेसरी कंडीशन ये क्या होगा, नेसेसरी कंडीशन, नॉट सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी एनालिटिक, क्या होता है, सीआर इक्वेशंस सेटिस्फाई होने चाहिए। सीआर इक्वेशंस क्या होता है, कॉची रीमान इक्वेशंस, ये क्या होते हैं वो देखो। सीआर इक्वेशंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का जो पूरा यहां पे क्या है, मेन काम यही है, इस चीज पे फोकस करना, सीआर इक्वेशंस पे। जो गेट के क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से, सीआर इक्वेशन से ही आएंगे। लेट अस से फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आई वी। क्या है, u प्लस आई वी। u जनरली फंक्शन होगा x और y का, v भी जनरली फंक्शन होगा x और y का। लेट अस से मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आई वी, एक सिंपली फंक्शन है, और मुझे चेक करना है ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक है या नहीं है। तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, सीआर इक्वेशंस। नेसेसरी कंडीशन क्या है, सीआर इक्वेशन। सीआर इक्वेशंस क्या होती है, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे u का विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर वो किसके इक्वल होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे v का विथ रिस्पेक्ट टू y। एक ये इक्वेशन, दो इक्वेशन होते हैं, और ये किस फॉर्म में लिख रहे हूं, कार्टेशियन फॉर्म में। जब आपका जो फंक्शन होगा वो किस फॉर्म में होगा, कार्टेशियन फॉर्म में, x और y के फॉर्म में, पोलर फॉर्म में नहीं। क्लियर इतनी बात। दूसरी क्या होती है सीआर इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन होगी आपके पास डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। तो ये दोनों इक्वेशन बाय हार्ट याद रख लेना, बाय हार्ट आप दिल से इसको याद रख लेना, दोनों इक्वेशंस को। ये इक्वेशंस ही आपको काम आएंगी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। गेट के मैंने पहले ही बोला 90 to 95% क्वेश्चंस कहां से फ्रेम होंगे, या सीआर इक्वेशन से, या तो कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम से, और दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इन शॉर्ट जो समरी होगा, जो कल का जो लेक्चर होगा, वो पूरा यहीं पे फोकस होगा। वो पूरा लेक्चर इन दोनों इक्वेशंस के अराउंड ही घूमेगा, और सेम वे में आप अगर आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन पोलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हो, तो उसके लिए भी सीआर इक्वेशंस होते हैं। वो हमारे काम के नहीं है, क्योंकि गेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से ही पूछे जाते हैं, इन इक्वेशन से, जो इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में हम बना रहे हैं। तो ये दोनों होंगे नेसेसरी कंडीशन। अभी नेसेसरी कंडीशन का क्या मतलब होता है कि ये सफिशिएंट नहीं है। नेसेसरी कंडीशन का मतलब होता है, अगर हम बोल रहे हैं कि ये फंक्शन एनालिटिक है, तो 100% वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। लेकिन नेसेसरी कंडीशन का यह भी मतलब होता है, अगर कोई फंक्शन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, तो उसका मतलब यह नहीं कि वो फंक्शन एनालिटिक हो। सिंपल समझो, लेट अस से मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, और मैंने आपको बोला कि ये फंक्शन एनालिटिक है, अब मान लो। मैंने आपको क्या बोला, एफ ऑफ जेड क्या है, एनालिटिक है, मान लो। अगर एनालिटिक है तो उसने सीआर इक्वेशंस 100% सेटिस्फाई किए होंगे, जो कि लिखे हुए हैं। अभी इसमें स्टेटमेंट दूसरा देखो फंसाने वाला। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड, मुझे बताओ ये एनालिटिक है या नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सीआर इक्वेशंस लगाओगे, देखोगे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, फिर भी हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये फंक्शन एनालिटिक होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो बताओ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा, नेसेसरी प्लस सफिशिएंट कंडीशन, या ऐसा भी लिख दो सफिशिएंट कंडीशन। क्या होगा, सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, सफिशिएंट कंडीशन का मतलब होता है वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो 100% आपका फंक्शन एनालिटिक होगा। सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, पहले तो सीआर इक्वेशंस सेटिस्फाई होने चाहिए, आपके सेटिस्फाई होने चाहिए। दूसरा जो ये पार्शियल डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स, एंड डेल वी बाय डेल वाई मस्ट बी कंटिन्यूअस,
कंटिन्यूअस, ये चीजें याद रखो, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। कोई मुझे गम नहीं है क्योंकि आज का लेक्चर पूरा कॉन्सेप्ट्स में चला गया है, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी जगह पे भ्रांतियां थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दो प्लेन क्यों चाहिए, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, बहुत सारी मटेरियल्स में देखोगे इन चीजों को उड़ाया जाता है, ये सब चीजें बताई नहीं जाती। सिंपल बस बोला जाता है कि फंक्शन एनालिटिक है, इसका मतलब वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर आपको ये बोला जाए कि बताओ कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, तो उसके लिए सीआर इक्वेशन सफिशिएंट, नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं। सफिशिएंट क्या होगा, एक कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए, दूसरा जो u एंड v है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इनके फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई दोनों के u एंड v के पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, वो क्या होने चाहिए, वो एक फंक्शन आएगा, वो क्या होना चाहिए, फंक्शन सारे कंटिन्यूअस होने चाहिए। लेकिन रिवर्स प्रोसेस समझो, अगर मैंने आपको बोला कि ये फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, इसका मतलब 100% वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, तो सिर्फ अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है इतना सफिशिएंट नहीं है। तो ये चीजें मैं बार बार आपको रिपीट करवा रहा हूं ताकि माइंड में रहे, ताकि आपके माइंड में रहे। क्लियर इतनी बात? चलो, क्लियर हो गया यहां तक सारी चीजें? ओके, यहां तक सब क्लियर हो गया? बिल्कुल। चलो, यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, तो ये बस अभी हमारा जो कल का फोकस रहेगा वो दोनों इक्वेशंस, ये जो दोनों इक्वेशंस है याद कर लेना, सीआर इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हाँ, रेजिड्यू थ्योरम हम पढ़ेंगे बिल्कुल, जब कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ेंगे तब रेजिड्यू थ्योरम भी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो सबको क्लियर हो गया, सब क्लियर। तो हमें इन शॉर्ट अभी जब भी कल के बाद हम प्रॉब्लम्स लगाएंगे तो हमारा फोकस सिर्फ सीआर इक्वेशंस पे होगा। कहां पे, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डी एक्स। ये दोनों हमें अगर सिंपली बोल रहा है कि फंक्शन एनालिटिक है, इसका मतलब वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपका जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है एफ ऑफ जेड, उसका रियल पार्ट दिया होगा और पूछेगा इमेजिनरी पार्ट बताओ, या इमेजिनरी पार्ट दिया होगा पूछेगा रियल पार्ट बताओ, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, तब सीआर इक्वेशन से ही वो चीजें हमें निकालनी पड़ती है और वहां पे टोटल डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भी वहां पे चिंता की बात नहीं है। तो जो कल का लेक्चर होगा मैं वो पूरा आपको प्रॉब्लम्स ही करवाऊंगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम एंड कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, जिसमें हम रेजिड्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो डोमेन, ये सब रेंज, डोमेन सिंपली क्या होता है, डोमेन z के वो वैल्यूज जो आप इस गिवन फंक्शन में रख सकते हो, यू आर अलाउड टू टेक दीज वैल्यूज। और रेंज क्या होती है, उसकी जो इमेज बन रही है वहां पे z की एक वैल्यू रखी, उसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ z, तो मतलब w का भी सेट एक मिलेगा वैल्यूज का करस्पॉन्डिंग टू डोमेन, तो वो क्या होगा, सिंपल रेंज होगा। ओके, तुम्हें क्या रिलेट करना है, रिलेट करना है तो कल रिलेट करेंगे, कल रिलेट करेंगे इसको, बिल्कुल। नेसेसरी कंडीशन जिसको समझ नहीं आ रही, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिंपल सिंपल, अभी बस इतना इन शॉर्ट समझ लो। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एफ ऑफ जेड बताओ एनालिटिक है या नहीं है, तो उसके लिए आप दो चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी। क्या, पहला तो सीआर इक्वेशंस, दूसरा ये वाली कंडीशन डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई, ये सारे जो चार फंक्शंस आएंगे, इनके u और v के पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद ये फंक्शन के फॉर्म में आएंगे। वो सारे फंक्शंस क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। और अगर मैंने आपको बोल दिया, मैंने आपको ये बोल दिया कि f ऑफ z एनालिटिक है, f ऑफ z एनालिटिक है, अगर f ऑफ z एनालिटिक है इसका मतलब क्या होगा, उसने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किए होंगे, सीआर इक्वेशंस भी 100% सेटिस्फाई किए होंगे। क्लियर इतनी बात? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके,
एक एग्जाम्पल आपको करवाना है। चलो एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूं आज के दिन, सिंपल एग्जाम्पल आपको करवा देता हूं। फिर जो कल इमेजिनरी और रियल पार्ट अगर आपको फाइंड करना है तो वो हम कल करेंगे, टोटल डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट। उसमें क्योंकि थोड़ा टाइम जाएगा, क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा उसमें अच्छे से, इंटीग्रेशन कैसे करना है, टोटल डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, वो सब चीजें हम उसमें समझेंगे। तो ये सब चीजें हमारा जो पूरा फोकस होगा वो भी प्रॉब्लम्स पे होगा कल के सेशन में। तो मैं एक प्रॉब्लम आपको करवाता हूं जो सीआर इक्वेशंस पे ही क्या है, डिपेंड कर रहा है। ओके, तो इन शॉर्ट अगर if f of z is analytic, if f of z is analytic, then we can use CR equations, बट इतना नोटबुक में छाप देना, अगर आपका f of z क्वेश्चन में बोला गया है एनालिटिक है, मतलब वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। CR इक्वेशंस क्या थे, डेल u बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v बाय डेल y, और ये पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन क्या था, डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v बाय डेल x। चलो अभी क्वेश्चन लिखो फटाफट, जिनको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन बोला गया है f ऑफ z एक फंक्शन दिया गया है, ये गेट का क्वेश्चन है, कौन से साल का है बता देता हूं, 2018 का क्वेश्चन है ये, 2018 का। f ऑफ z इज इक्वल टू iz प्लस k इंटू रियल पार्ट ऑफ z प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। और z बोला गया है क्या है, x प्लस आई वाई, और पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k f of z will satisfy CR equations, f of z will satisfy CR equations। तो हमें सिंपल ये क्वेश्चन दिया गया है, एक f of z इज इक्वल टू i इंटू जेड प्लस k इंटू रियल पार्ट ऑफ z जो कि होगा x, प्लस i इंटू इमेजिनरी ऑफ पार्ट ऑफ z जो कि होगा y। तो इसने पूछा है k की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो f of z है वो क्या होगा, CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। या ऐसे भी क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है, ये बोलेगा कि ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। फिर हमें पता है अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो भी ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, CR इक्वेशंस अगर हमें लिखने हैं तो u और v का पता होना चाहिए। u और v क्या होते हैं, f of z, u होता है f of z का रियल पार्ट, v होता है f of z का इमेजिनरी पार्ट। तो पहले हम इसको अच्छे से लिखते हैं एक्सपांड करके, क्योंकि ये z के फॉर्म में दिया गया है, और फंक्शन को u और v के फॉर्म में बनाना हो तो पहले z की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x प्लस आई वाई। तो क्या दिया गया है, i इंटू एक्स प्लस आई वाई प्लस k इंटू रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा x, प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो क्या है y। तो यहां पे देखो क्या होगा, ix प्लस आई स्क्वायर वाई मीन्स माइनस y प्लस kx प्लस i इंटू वाई, सिंपल लिखो। तो यहां पे क्या होगा, kx माइनस y प्लस i इंटू एक्स प्लस वाई इंटू i टू एक्स प्लस वाई, ये हो गया आपका f ऑफ z। ये क्या हो गया, f ऑफ क्या हो गया u, या f ऑफ z नहीं, f ऑफ u v, या f ऑफ x y लिख दो, f ऑफ x y, u और v में मैंने नहीं लिखा, x एंड y। तो सिंपली ये फंक्शन था मेरे पास f ऑफ z, तो ये यहां पे भी f ऑफ z मत लिखो, क्योंकि z की जगह हमने क्या लिख दिया, x प्लस आई वाई, यहां भी z की जगह मैं क्या लिख दूंगा, x प्लस आई वाई, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस आई वाई। और इसको हम लिखें तो बताओ, यहां पे देखो x प्लस आई वाई, मेरे पास फंक्शन था f ऑफ z की जगह मैंने लिख दिया x प्लस आई वाई, इसको एक्सपांड कर दिया, अब ये u और v के फॉर्म में आ गया। इसको अगर हम कंपेयर करें किसके साथ, u प्लस आई वी के साथ, तो बताओ u क्या होगा, u होगा kx माइनस वाई, v होगा x प्लस वाई, अगर ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब दोनों CR इक्वेशंस रैंडमली सेटिस्फाई करेगा। तो क्या बोला है इसने, डेल u बाय डेल एक्स, मतलब
u का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। u किसका फंक्शन है, x और y का। अगर किसी भी फंक्शन यहां पे दो वेरिएबल है x एंड y, तो अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या है, मुझे y को कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ेगा। इज इक्वल टू क्या होगा, ये इज इक्वल टू k होगा। ये क्या होगा, इज इक्वल टू k कोमा, ये किसके इक्वल होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, मुझे बताओ, 1 होगा। क्या होगा, 1। और क्योंकि ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब डेल u बाय डेल x किसके बराबर होगा, डेल v बाय डेल y के बराबर। और डेल u बाय डेल x क्या था, k था, डेल v बाय डेल y क्या था, 1 था। इसका मतलब k की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। क्लियर इतनी बात। तो ये था हमारा इस CR इक्वेशंस के रिलेटेड क्वेश्चन। लेकिन जो कल क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें u या v दोनों में से कोई एक फंक्शन दिया होगा और हमें पूछेगा, u दिया होगा बोलेगा v फाइंड करो, v दिया होगा बोलेगा u फाइंड करो। इन शॉर्ट f ऑफ z का रियल पार्ट दिया होगा, पूछेगा इमेजिनरी पार्ट बताओ, इमेजिनरी पार्ट दिया होगा, पूछेगा रियल पार्ट बताओ। क्लियर। ये तो तुम लोगों ने तो आंसर दे दिया, 1 1 1 1। ओके, 1 1 1। क्लियर। तो सिंपली इन शॉर्ट जो ये लेक्चर में मैंने इतना सारा आपको चीजें बता दी, इतनी सारी चीजें बता दी, बस एक ही चीज आपको याद रखनी है, बस वो कि फंक्शन एनालिटिक होगा, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, सफिशिएंट कंडीशन CR इक्वेशंस प्लस जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है u और v के विद रिस्पेक्ट टू x एंड y वो कंटीन्यूअस होने चाहिए। और अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है, उसका मतलब क्या है, वो क्या करेगा, CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। ओके, बिल्कुल। चलो आज का सेशन हम अभी यहीं तक रखते हैं। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि मतलब जो असाइनमेंट मैंने आज दिया था वो तो CR इक्वेशंस के रिलेटेड था, उसके क्वेश्चंस मैंने करवाए नहीं है, तो आज का असाइनमेंट मत करना, असाइनमेंट कल सॉल्व करना। क्लियर इतनी बात। और CR इक्वेशंस के रिलेटेड क्वेश्चन 250 डेज प्लान में भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाया हूं, तो कल मैं आपको पहले क्वेश्चन करवाऊंगा CR इक्वेशंस का, u दिया हो या v दिया हो या कोई भी u या v दिया और f ऑफ z पूछा हो, वो सब कैसे करेंगे वो कल करेंगे। तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। हाँ, अभी जो भी स्टूडेंट यहां बने हुए हैं, एक बात यहां पे सुन लो, एक बात आप यहां पे सुन लो, मैं इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात यहां पे बोलने जा रहा हूं। 9 तारीख को जेनिक का ओपन टेस्ट है जी सेवियर वालों के लिए, तो उसमें मैथ्स में आपका लीनियर अलजेब्रा से भी आएगा एक क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशंस से भी आएगा, और आपका एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आएगा। और जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से क्वेश्चन आएगा वो आज के सेशन से नहीं, जो हमने फर्स्ट लेक्चर का कल का पढ़ा है उतना ही। मतलब इन शॉर्ट जो हमने कल तक पढ़ा है जी सेवियर में, आज का लेक्चर नहीं, जो भी जी सेवियर में हमने कल तक टॉपिक डिस्कस किए हैं वहीं से ही क्वेश्चंस आएंगे। और क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक्स आने वाले हैं। मैंने क्वेश्चन डिजाइन किए हैं तो मैं चेक करूंगा आपके बेसिक्स कैसे हैं। और अगर अच्छे से जी सेवियर फॉलो किया है, सारी चीजें आपको अच्छे से जितना मैंने बताया उतना आपके नोटबुक में है, तो आपके वो वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। ओके, नहीं कर पाओगे, चलो असाइनमेंट अगर आपको करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। असाइनमेंट 8:30 बजे एक्टिव हो जाएगा। असाइनमेंट 8:30 बजे जेनिक लाइव ऐप में क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अगर आपसे सॉल्व होता है तो करो, नहीं होता है तो फिर भी जब कल करवाऊंगा 2-3 क्वेश्चन तो आपका फटाफट सॉल्व हो जाएगा। और अपना लेक्चर का फीडबैक आप देते रहिए टेलीग्राम ग्रुप में, कहीं भी जहां भी आपको अच्छा लगे लेक्चर का फीडबैक देते रहिए, तो ठीक है। ओके, तो यहां पे देखो असाइनमेंट 10 में कोई क्वेश्चन था, उसमें ऐसा पूछा था कि cos ऑफ z इज इक्वल टू cos ऑफ z बार sin z बार। उसमें एक्चुअली क्वेश्चन में ये था, ये पूछना चाह रहा था cos ऑफ z, इस पूरे पे बार लगा हुआ था और पूछा था ये किसके बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन आप करेक्ट कर लेना और इसको सॉल्व कर लेना। तो मिलते हैं फिर, हम कब मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों शायद ना मिल पाए, टेस्ट है, तो कल CR इक्वेशंस पे हम कंक्लूड कर देंगे लेक्चर। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है
इंटीग्रल का, क्या कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के केस में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस वो सब कैसे करते हैं, वो मैं यहां पे नहीं पढ़ाऊंगा। सीधा आप 250 डेज प्लान का एक मेरा पूरा एक वीडियो लेक्चर बना हुआ है जिसपे मैंने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना होता है वो सब मैंने दिखाया है, सिखाया है। तो वो आप लेक्चर देखोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आपको पता चल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन था, इसको नोट कर लेना। और मैथ्स का जो ओपन टेस्ट है उसमें कल तक जितना जो चला है वो आएगा, कल तक जितना जो चला है वो आएगा, जो आज और कल चलने वाला है वहां से कुछ भी नहीं आने वाला। क्लियर इतनी बात? तो चलो, हाँ सबको ओके। चलो तो मिलेंगे कल इसी टाइम पे 7 बजे, तब तक के लिए सबको गुड नाइट।